नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले चैप्टर नंबर 12 विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसके अंदर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, उन सब के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को करने के लिए आप सबको पता है कि कुछ फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर्मूला चाहिए, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर हैं। जिन भी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी उन सबको मैंने एक साथ में लिख दिया है, आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन सबसे पहले इसको समझ लो कि किस तरीके से है। प्रतीक का भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा का सूत्र होता है क्यू अपॉन टी। क्यू होता है आवेश और टी यानी कि समय। क्यू का मान निकालने के लिए कई बार ये सूत्र दिया जाता है क्यू इज इक्वल टू एन ई। ठीक है। V क्या होता है, इन सब के बारे में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि V क्या है। V है विभवांतर। V इज इक्वल टू आई आर होता है। ये कहाँ से आता है, ये ओम के नियम से फॉर्मूला आता है V इज इक्वल टू आई आर। उसके बाद में हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन है ना वो पढ़ते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हम देखते हैं कि तुल्य प्रतिरोध जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो आता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस आगे अगर और भी है तो वो जोड़ देंगे सीधा सीधा। समांतर क्रम संयोजन के अंदर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उसके बारे में हम बोलते हैं 1 अपॉन रेजिस्टेंस P का मतलब पैरेलल यानी समांतर। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अगर और भी है आगे तो उनको भी आगे ऐड करते चले जाते हैं और इस तरीके से हम RP का मान या फिर रेजिस्टेंस का मान पता कर लेते हैं। इसके अलावा आगे देखो, जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, उसका मान किन किन बातों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, तो हम बोलेंगे उसके लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और इन्हीं से सूत्र बनता है। यहां से हम एक बात और लिख सकते हैं, उसको ध्यान से देखना कि R का मान जो होता है ना, R का वो समानुपाती होता है लंबाई और अनुप्रस्थ काट के। अब इस समानुपाती के चिन्ह को हम हटाते हैं तो ये एक नियतांक आता है जिसको हम रो कहते हैं। ठीक है। और इसे ही हम चालक की प्रतिरोधकता भी कहते हैं। बाद में बात आती है पावर यानी कि शक्ति, है ना। पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं W अपॉन टी। W को हम इस तरीके से चेंज करके VI लिख सकते हैं। I स्क्वायर R ये भी इसी का फॉर्मूला होता है, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन R। तो वो डिपेंड करेगा कि हम इनमें से कौन सा फॉर्मूला काम लेंगे, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर V और R दे रखा है तो पावर निकालनी है तो हम ये काम में लेंगे। V और I दे रखा है तो हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे। I और R दे रखा तो ये, W और T दे रखा तो हम इस तरीके से फॉर्मूला काम में लेंगे। इसी तरीके से हीट यानी कि उष्मा, जब हम तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो उसमें से उष्मा निकलती है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, किसी भी चालक तार में विद्युत शक्ति द्वारा किया गया कार्य ही विद्युत उष्मा के रूप में यहाँ पर उत्सर्जित होता है। तो W का मान हो जाएगा P इंटू टी, और इसको हम इस तरीके से VIT लिख सकते हैं और इसी को I स्क्वायर RT। ये वाली जो चीज है ये हम ज्यादा काम में लेते हैं। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, ये आपको ज्यादा काम में लेना है। अगर हम किसी भी डिवाइस से, किसी भी उपकरण से विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो कुछ ना कुछ ऊर्जा तो खर्च करेगा, विद्युत ऊर्जा का खपत होगी वहां पे। तो कितनी ऊर्जा की खपत होगी, उपभुक्त ऊर्जा का मान अगर निकालना हो तो हम पावर उस कितने वाट का, तो वो बल्ब है और कितने टाइम तक उसको जलाया गया है और उसमें 1000 का 1000 का डिवाइड कर देते हैं तो अपने पास में आ जाता है। ये यूनिट के अंदर आता है। क्यों आता है इसको मैंने यहाँ पर समझाया है। P को हम वाट में लेते हैं, टाइम को हम घंटा आवर में लेंगे और फिर उसके अंदर 1000 का डिवाइड करेंगे, तब जाके अपने पास में यूनिट बनती है। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, एक यूनिट का मान किसके बराबर होता है, तो एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, और इसका मान होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ये भी कभी कभी अपने को काम में आ जाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। इन सभी फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो आराम से। तो सभी फॉर्मूलाज देखने के बाद में हम सबसे पहले चलते हैं अभ्यास प्रश्न के अंदर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि आपके पास में प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांट दिया जाए, काट दिया जाए, तो इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम संयोजन में जोड़ दिया जाए, संयोजित कर दिया जाए, और यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो आपको बताना है कि R और R डैश का अनुपात क्या होगा। अब इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, तो अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आपको दे रखा है कि कोई R प्रतिरोध का कोई तार है, ठीक है। इसको 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो आपके पास में एक प्रतिरोध का मान कितना आ जाएगा, आप बोलोगे R/5 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक भाग का प्रतिरोध या फिर एक टुकड़े का प्रतिरोध बराबर हो जाएगा R/5। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इन
5 प्रतिरोधों को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम संयोजन में हम बोलते हैं कि तुल्य प्रतिरोध R डैश लिया गया है और ये होता है 1/R/5। अपोन में जो 5 होगा वो ऊपर की तरफ लिखा जाएगा इस तरीके से, प्लस 5 होंगे इस तरीके से, तो 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R कितने हो गए? 5 हो गए। इन सबको ऐड करना है तो आपके पास में एलसीएम आ जाएगा कितना? R। नीचे सब में R है इसलिए एलसीएम R होगा। इन सब 5 और 5 और इन सबको जोड़ेंगे तो 5 कितनी बार है? 5 बार है, तो 5 25 हो जाएगा ये सभी को जोड़ेंगे तो। अब अपने पास में 1/R डैश का मान आ गया 25/R। अपने को अनुपात निकालना था R/R डैश का, तो R/R डैश का मान आ जाएगा 25। ये मान आ जाएगा इसका R/R डैश का अनुपात का मान आ जाएगा 25, या फिर ऐसे लिख सकते हो 25:1 भी लिख सकते हो, लेकिन अपने को सीधा सीधा 25 ही लिखना है क्योंकि आपके ऑप्शन में 25 है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? आपको मैंने फॉर्मूला बताया है विद्युत शक्ति का, कहाँ पे है? ये रहा। तो सबसे पहले I²R बिल्कुल होता है, इसके बाद में IR², ये नहीं है, IR² ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि किसी भी विद्युत बल्ब का अनुमतांक है 220 वोल्ट और 100 वाट, मतलब उसके अंदर 220 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें विद्युत ऊर्जा खर्च होगी, शक्ति उसकी होगी 100 वाट। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी? तो देखो शक्ति की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। पावर दे रखा है 100 वाट और वोल्टेज दे रखा आपको 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट पर इतनी शक्ति होती है। अब मेरे को एक बताओ, पावर और वोल्टेज के अंदर कोई संबंध होता है क्या? सूत्र होता है क्या? तो पावर को देखो, ये रहा पावर और वोल्टेज, ये रहा संबंध। हाँ, I का मान चेंज हो जाएगा जब हम वोल्टेज चेंज करेंगे, इसलिए R ये वाला फॉर्मूला लेंगे, P है और V है, दोनों में इसका फॉर्मूला काम आ जाएगा। P = होता है V²/R। ये फॉर्मूला क्यों नहीं लिया मैंने? ये फॉर्मूला इसलिए नहीं लिया क्योंकि I का मान चेंज हो जाएगा जब वोल्टेज भी चेंज करेंगे तब। तो सबसे पहले आपको बोला गया है कि पावर, केस फर्स्ट के अंदर बात करेंगे हम, केस फर्स्ट। इसके अंदर पावर कितनी थी? 100 वाट। कब थी? जब वोल्टेज कितना था? 220 वोल्ट। स्क्वायर कर दो, अपॉन में R लगा दो। R का मान निकालो यहाँ से, सबसे पहले कितने प्रतिरोध है उसका। तो प्रतिरोध निकालने के लिए इसको लिखना पड़ेगा 100/220 गुणा 220 बराबर 1/R, या फिर R का मान निकालोगे तो इससे तो कट कर दो, 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। R का मान ऊपर आ जाएगा और 22 और 22 गुणा होके इधर ऊपर चला जाएगा, तो R का मान आ जाएगा 22 गुणा 22, 22 गुणा 22 ऊपर चला जाएगा ना, ये R इधर आ जाएगा। 22 गुणा 22 कितना होता है? 484। ठीक है, R का मान आ गया 484 ओम। हाँ, तो ये 484 ओम उस तार का प्रतिरोध है। अब अपने को ये बोला जा रहा है कि अगर वोल्टेज को हम 110 रखें तो फिर शक्ति कितनी होगी? वही फॉर्मूला लेंगे, P = V²/R। R का मान पता है, P का मान पता है अपने को। P का मान कितना है? पहले मैं लिखता हूँ V²/R। सेकंड के अंदर V का मान 110 रहेगा और पावर का मान अपने को निकालना है। V का मान 110 रखेंगे, गुणा 110 क्योंकि स्क्वायर है, अपॉन में R का मान है 484। 484 को मैं ऐसे लिखता हूँ 22 गुणा 22 ही। क्यों लिख रहा हूँ पता चल जाएगा अभी। देखो 11 को 22 से कट करोगे तो 2 बार कटेगा, 11 को 22 से कट करोगे तो 2 बार कटेगा। ऊपर 0 और 0 है, मतलब ऊपर 100 है, नीचे 2 दूनी 4 है। ऊपर तो 100 रहेगा और नीचे 4 रहेगा। P = 100/4 का मतलब क्या हो गया? 25। और पावर, शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो शक्ति अपने पास में कितनी आ जाएगी? जब 110 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसकी शक्ति हो जाएगी 25 वाट। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, 2 चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई और व्यास सब कुछ समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और उसके बाद में पार्श्व क्रम में जोड़े जाते हैं, मतलब सीरीज में और बाद में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन के अंदर उत्पन्न उष्माओं का अनुपात ज्ञात करके दिखाओ अपने को। उष्मा का अनुपात, ना कि प्रतिरोध का अनुपात। तो सबसे पहले प्रतिरोध तो निकालना ही पड़ेगा अपने को। तो सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूँ कि केस फर्स्ट, जब 2 तार को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और उनका प्रतिरोध R और R है तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? RS।
R1 प्लस R2, और दोनों ही सेम है, R और R है, इसलिए 2R हो जाएगा प्रतिरोध इस कंडीशन में। और इस कंडीशन में अगर मैं हीट निकालना चाहूँ, उष्मा निकालना चाहूँ, तो उष्मा का फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, जिसमें R होगा ये रहा I² और R कितना है अपने पास में 2R, और T का T रहने देता हूँ। ये ऐसा क्यों रखा इसको अभी समझ में आ जाएगा। अभी H1 आ गया, पहले केस में हीट इतनी आएगी, केस सेकंड देखो, केस सेकंड के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, और प्रतिरोध दोनों ही सेम है, 1/R और R ही रहेगा। इस तरीके से लिखा जाएगा। तो 1/RP का मान आ जाएगा, R तो आ गया एलसीएम और ऊपर आ जाएगा 2। अपने को RP का मान चाहिए, और वो कितना है, ये ऊपर जाएगा, R ऊपर 2 नीचे, इस तरीके से R/2 आ जाएगा। तो ये मान आ गया। अब अपने को हीट निकाल सकते हैं दूसरे केस में। हीट क्या होता है, I² RT, I तो वही है, R का मान क्या लिखोगे आप, R/2, और टाइम वही है। अब पूछा है कि उष्माओं का अनुपात बताओ, तो उष्मा का अनुपात निकाल दो भाई, H1/H2, इस तरीके से अनुपात निकालते हैं, आपको पता हो तो। H1 का मान क्या है, I² और 2RT, और इसका मान H2 का क्या है, I² R/2 इंटू T, ये 2 ऊपर जाएगा, I² से I² कैंसिल हो गया, T से T कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, H1/H2 इज इक्वल टू, ऊपर 2 है और ये भी ऊपर चला जाएगा, मतलब ऊपर तो 4 हो गए और नीचे कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। तो H1/H2 आ गया 4:1। इसको इस तरीके से लिख सकते हो, H1/H2 इज इक्वल टू 4:1। ये कौन से ऑप्शन में है, वही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बहुत ही आसान और सिंपल है। बोल रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है। वोल्ट मीटर को आप हमेशा और हमेशा समांतर क्रम में संयोजित करेंगे, लेकिन जो एमीटर होता है उसको आप श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, हमेशा याद रखिएगा ये बात। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है ये, ठीक है। तो अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आपके लिए एक छोटा सा काम है, वो है कि आपको नीचे कमेंट में मेरे को ये बताना है कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए, किस टॉपिक पर आपको सबसे ज्यादा डाउट आ रहे हैं, उसको मेरे साथ में शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर बनाऊंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाने से आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद।